36 बेड़ियों से आजाद करवाने वाला ससुराल। मुझे इन 36 बेड़ियों की कैद से आजाद करो और मैं इन 36 बेड़ियों के कैद में नहीं रहना चाहती हूँ। तेरी तो औकात ही इस लायक है, और कर ले अपनी मनमानी। कर अब करके दिखा अपनी जिद। मुझे माफ कर दो, पहले इतनी बंदिशें और जिम्मेदारियां और अब ये बेड़ियां। मुझे इस काल कोठरी और इन जंजीरों की कैद से आजाद करो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। आखिर कौन है ये लड़की और उसे जानवरों की तरह इन 36 भेड़ियों की कैद में रखा गया है? क्यों एक ही परिवार में ऐसा अत्याचार हो रहा था? और ये कौन सी लड़की है, ये जानने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना होगा। सीमा के माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद गांव वाले उनकी उठावनी के लिए इकट्ठे हुए हैं। अरे ये बच्ची अकेली रह गई। प्रमोद और सुनील दोनों एक साथ चले गए, अब इसका ख्याल कौन रखेगा? हाँ, कौन पालेगा इसे? अनाथ हो गई बेचारी, कौन बोझ उठाएगा इस बच्ची का? अरे ये हमारी पोती है, हम इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे, हम इसके साथ रहेंगे और इसे पालेंगे। अरे हम तो पहले ही छोटे बेटे कमल के साथ रह रहे हैं, इसे भी लेकर जाओगे तो पता नहीं वो रखेंगे या नहीं। क्यों नहीं रखेंगे, अभी तो सब कुछ मेरा ही है, ये लोग रखेंगे ही रखेंगे। अरे सीमा हमारी पोती है, इसे हमारे साथ ही रहना चाहिए। ठीक है बाबा, आप कह रहे हो तो ले चलते हैं। हाँ ले चलो, एक और बोझ। संतोष जी के कहने पर चाचा चाची सीमा को घर ले आते हैं और कुछ दिन बाद। चाची जी, ये मेरे सर्दियों के कपड़े हैं, अब गर्मियाँ आ गई हैं, मुझे गर्मियों के लिए हल्के कपड़े चाहिए, हाफ स्लीव्स वाले, बाहर बहुत गर्मी है। अच्छा, तेरा बाप यहाँ क्या खजाना छोड़कर गया है जो तेरे को गर्मियों के कपड़े दिलवाए? जो कपड़े हैं फुल स्लीव्स वाले वही पहन, और वैसे भी लड़कियों को हाफ स्लीव्स के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन चाची, प्रिया तो हाफ स्लीव्स पहनती है, बाहर खेलती भी है, मुझे क्यों नहीं पहनने दे रही हैं आप? प्रिया के तो अभी माँ बाप जिंदा है, तेरे माँ बाप जिंदा है क्या? चुप रहे और पहन ले ये कपड़े। सीमा की आवाज सुनकर उनकी दादी कमरे से बाहर आती हैं और सीमा के गाल पर जोर से थप्पड़ मार देती हैं। अच्छा, तू चाची से जबान चलाती है, ऐसी लड़कियां ही घर की इज्जत डुबोती हैं, अब तू यही पहनेगी। हाँ, अब तो हमेशा ऐसे कपड़े पहनेगी, आज के बाद हाफ स्लीव या कट स्लीव के कपड़े मत पहनना, समझी? चाची दादी, दर्द हो रहा है, मैंने क्या किया है जो आप मुझे मार रहे हो? अरे बच्ची को मत मारो, उसे छोड़ दो, अरे अभी छोटी है वो। उस दिन के बाद सीमा के साथ कपड़े पहनने की रोक टोक शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद अजय और प्रिया बैडमिंटन रैकेट लेकर बाहर खेलने जा रहे हैं। सीमा भी तैयार होकर दरवाजे पर पहुंचती है। चल प्रिया, बाहर दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलते हैं, आजा, मजा आएगा। हाँ भैया चलो, मैं रेडी हूँ। अजय भैया, प्रिया, मैं भी चलूंगी बाहर खेलने, मैं भी घर में बोर हो रही हूँ। क्या बकवास कर रही है, चुपचाप घर के अंदर चल, कोई जरूरत नहीं है लड़कियों को बाहर जाने की। चाची छोड़ो, दर्द हो रहा, मैं भी तो खेल सकती हूँ ना प्रिया और अजय के साथ। अरे ये लड़की तो मरखनी गाय बन गई है, चल चुपचाप रह, चल वरना और मार पड़ेगी। हाँ तू घर में रह, पागल कहीं की, हम तो जा रहे बाहर खेलने, चलो भैया। एक बार फिर से राधा और कजरी जी मिलकर सीमा को जबरदस्ती घर के अंदर ही रखते हैं और सीमा दादाजी के पास जाकर रोती है। कुछ दिन बाद। मुझे भी पढ़ाई करनी है चाचा, आप मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दो। अच्छा, तेरा एडमिशन हम स्कूल में करवा दे और हम खुद सड़क पर आ जाए? चुपचाप से घर में बैठ, तुझे पढ़ाने के चक्कर में हम बर्बाद होंगे क्या? लेकिन चाचा, अजय और प्रिया भी तो स्कूल जाते हैं ना। दादी जी, मुझे भी स्कूल भेज दो, पढ़ना चाहती हूँ। चुप कर, घर की लड़कियां पढ़ाई नहीं करती, घर संभालना सीख। प्रिया के माँ बाप तो जिंदा हैं उसका ध्यान रखने के लिए, पर तेरी देखने को कौन करेगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी बाहर जाकर पढ़ूंगी। फिर से जिद, चुपचाप से उठ और रसोई में जाकर काम धाम कर, वरना उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी। हाँ छोड़ो चाची, मैं नहीं पढ़ूंगी मैं, मुझे माफ कर दो। इस तरह से सीमा पर एक एक करके बंदिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है और शाम के समय डाइनिंग टेबल पर। वाह माँ, आज चिकन कितना टेस्टी है। हाँ मम्मा, मुझे थोड़ा और दे दो। चाची मुझे भी चिकन दो, ये तो सिर्फ रोटी और दाल है जो कल की बासी है। तेरे लिए यही काफी, तेरा बाप क्या छोड़ गया? जो है चुपचाप खा या भूखी सो जा, लड़कियों को वैसे भी कम खाना चाहिए। ठीक है, मैं यही खा लूंगी। सीमा चुपचाप खाना खाकर सो जाती है। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता है और होली वाले दिन। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है, मैं भी खेलूंगी होली।
मुझे भी रंग लगाना है और गुब्बारे फुलाने हैं। नहीं, लड़के होकर बाहर जाकर होली खेलेगी? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, चल चुपचाप घर में बैठ, बाहर निकली तो पैर तोड़ दूंगा। अपने चाचा की फटकार सुनकर सीमा सहम कर घर के अंदर ही बैठ जाती है और एक दिन उसकी दादी कजरी जी घर के बाहर दल्लान में झूले पर बैठकर अजय और प्रिया से लाड़ कर रही होती हैं। अरे प्रिया बेटा, ये ले तेरे 10 रुपए और अजय ये ले तेरे 10 रुपए, दोनों अपनी मनपसंद चीज खा लेना। अरे वाह दादी, आप तो बहुत कूल हो। दादी मुझे भी वो पैसे दे दो, मैं भी बाजार से चीज खा कर आऊंगी। तुझे क्यों दे दूं? तुझे कौन सा कहीं जाना है? घर में तो पड़ी रहती पूरा दिन। चल जा, मेरे लिए एक कप चाय बना कर लेकर आ। मुझे नहीं पता, आपको मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। मुझको भी पैसे दो, अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं प्रिया के पैसे छीन लूंगी। कजरी की सीमा को पैसे देने से मना कर देती है, इसीलिए सीमा प्रिया के हाथ से 10 रुपए छीन कर घर के अंदर भागती है। तभी क्यों री, मेरी बेटी के साथ जिद करेगी, उसकी बराबरी करेगी। चल चुपचाप से आज तुझे घर में खाना नहीं मिलेगा। लेकिन चाची मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो बस दादी से पैसे मांग रही थी। अच्छा, तो अब जुबान भी चलेगी तेरी। तेरी अकल ठिकाने लगाने का तरीका है मेरे पास। आज तो पूरा दिन घर के कोने में बंद ही रहेगी। राधा जी गुस्से में सीमा को रस्सियों से बांध देती हैं और घर के स्टोर रूम में बांधकर पटक देती हैं। और अगले दिन सुबह राधा जी सीमा को रस्सियों खोलकर बाहर निकालती हैं और उसे काम पर लगाती हैं। उठ, अब काम करने का टाइम हो गया है। चुपचाप घर का सारा काम कर, वरना फिर से बांध दूंगी। सीमा रो रो कर घर का झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, रसोई साफ करना, खाना बनाने का काम करती है। हाथ दुख रहे हैं चाची, मुझसे नहीं होगा। रो मत, जल्दी जल्दी घर का काम कर। सारे बर्तन चमकने चाहिए, फिर तुझे कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगानी है और झाड़ू पोछा भी बाकी है। सीमा रोती हुई सारा काम निपटाती है। उसके बाद उसे फिर से राशन से बांध दिया जाता है और यही सिलसिला 10 सालों तक चलता रहता है। और सीमा के बड़े होते होते वो रोक टोक बंदिशों में और रस्सियां अब जंजीरों में बदल जाती हैं। और आज चाची, मुझे जंजीरों से बाहर निकालो, मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। हाँ, तेरी जंजीरें अब खुलेंगी। ये देख, ये एक कट्टा आलू है, चिप्स पापड़ बनाने टाइम आ गया। अब तुझे इन आलू के पापड़ अभी बनाने हैं। चाचा, छत पर बहुत तेज धूप है और गर्मी भी बहुत है। इतनी धूप में तो मैं जल जाऊंगी। मोम की बनी है ना, तो जब पिघल जाएगी। चल चुपचाप से जा छत पर और ये 40 किलो आलू काट कर रखे, सारे के पापड़ आज ही बना। और अगर आज नहीं बनाए तो तेरी क्या हालत होगी देख लेना। चाची बहुत गर्मी है, पानी पीने दो, मुझे प्यास लगी है। अच्छा, पानी चाहिए तुझे? तू क्या कहीं की महारानी पटरानी हो रही है जो मैं तुझे पानी दूंगी? चुपचाप से अपना काम पूरा कर और सारे पापड़ बनाकर नीचे फिर घर का काम भी करना है। दोपहर की तेज धूप में राधा सीमा को छत पर भेजती है। पसीने से लथपथ होकर उस कड़ी धूप में सीमा पापड़ बनाती है और पूरे 4 घंटे धूप में बैठने के बाद जैसे तैसे वो पापड़ बनाकर नीचे आ रही होती है और फ्रिज से ग्लास में पानी डालती है। अजय आता है। हे, ये क्या हो रहा है? हाँ, तू फ्रिज से पानी पी रही है? चोरनी कहीं की। तुझे बिना पूछे इस घर में पानी पीने का हक किसने दिया? अच्छा, मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत जोर से। अच्छा, प्यास लगी है महारानी को? चल चुपचाप, वरना फिर बांध दूंगा तुझे ले जाकर। काम कर। सीमा रोती हुई अपने दादाजी के पास जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रही है? दादाजी, यहाँ सब मुझे मारते हैं, जंजीरों में बांधते हैं, काम करवाते हैं, मुझे बचा लो प्लीज। बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं खुद अपाहिज हूँ। सीमा अपने दादाजी से बात कर रही होती है कि तभी कमरे में कजरी आ जाती है और दादाजी पर चिल्लाती है। अरे तुम्हें ज्यादा बातें आ रही हैं। ये लड़की काम नहीं करेगी तो बिगड़ जाएगी, और तू लड़की चल कपड़े धो और सुखा कर आ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पोती के साथ ऐसा करते हुए? तुम प्रिया अजय को लाड करती हो, सीमा को इतना तिरस्कार देती हो। अपनी दादी की बात सुनकर सीमा नीचे चली जाती है और सीढ़ियों से उतरते हुए थकावट से उसका सिर चकराता है। मम्मा, पापा। सीमा नीचे गिर रही होती है, तभी कमल जी आकर उसे धक्का दे देते हैं और उसके सिर से खून आने लगता है और वो रोने लगती है। तभी अरे ओ महारानी, क्या रोना धोना मचा रखा है? चल उठ, पहले रोटियां बनानी है, किचन साफ करना है, कपड़े धोने और बर्तन मांजने। ये सब काम कौन करेगा? चाची, मैं थक गई हूँ, मुझे भूख लगी है, प्यास भी लगी है, कुछ खाने पीने दो। जब देखो भूख प्यास लगती है इसे। चल उठ, काम पूरा कर।
अपनी चाची की मार खाकर सीमा सारे काम करती है और शाम थक कर बैठती है। बहुत प्यास लगी है, भूख भी लग रही है, क्या करूं? पानी पी लूं तो फिर मारेंगे। सीमा डरते हुए बाथरूम में जाती है और बाथरूम के नल से पानी पीने लगती है। तभी उसकी चाची वहां आ जाती है और उसके बाल पकड़कर बाथरूम से बाहर निकालती है। अच्छा तो महारानी यहाँ चुपचाप से हमें बिना बताए पानी पी रही है, अब पानी की चोरी भी करेगी। राधा जी फिर से सीमा को ले जाकर सजा के तौर पर उसे बेड़ियों में बांध देती है। हे भगवान, मुझे कब आजादी मिलेगी इन बंदिशों और बेड़ियों से? इससे अच्छा मैं मर जाऊं। सीमा की जिंदगी जिम्मेदारियों की बंदिशें और 36 बेड़ियों में उलझी हुई थी। उसकी चाची कभी उसका हाथ चाय से जला देती थी, कभी गर्म चिमटा उसके चिपका देती थी और ऐसे ही सीमा के दिन गुजर रहे थे। 2 दिन बाद दोपहर में सभी लोग हॉल में बैठे थे। तभी मम्मी, बहुत दिनों से इसे परेशान नहीं किया। हाँ, मजा नहीं आ रहा। अच्छा ऐसी बात है, अभी कर देते हैं, रुको। राधा जी कोठरी में जाकर उसकी बेड़ियां खोलती हैं और बाल पकड़कर उसे गार्डन में ले आती हैं। देखिए गार्डन कितना गंदा पड़ा है, पत्तियां बिखरी हैं, घास बढ़ गई है, पौधों में कचरा भरा है। आज तुझे पूरा साफ करना है, समझी? चाची प्लीज, सुबह से काम कर रही हूँ, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, रोटियां बनाई और धूप भी तेज है, मैं शाम को कर दूं? चुपचाप अभी कर, वरना फिर से उसी काल कोठरी में भेज दूंगी और चूहे छोड़ दूंगी। सीमा बेड़ियों के डर से झाड़ू लगाने लगती है। धूप तेज है, पसीना बह रहा है। वो पत्तियां इकट्ठा करती है और घाटों की मेहनत के बाद आखिरकार सब साफ हो जाता है। वो थक कर बैठ जाती है। ओ महारानी, बैठने को किसने कहा? उठ चल, कपड़े धो, कितने सारे कपड़े पड़े हैं धोने को। अब मुझसे ये सहन नहीं होता, ये 36 बेड़ियां अब मुझे चुभ रही हैं। एक दिन मैं यहाँ से जरूर भागूंगी, तभी मेरी ये कैद खत्म होगी। सीमा उस दिन कपड़े धोकर उसे छत पर कपड़े सुखाने जाती है और चाची की साड़ी सूखते सूखते उसे कुछ ख्याल आता है और वो साड़ियां टांगते टांगते देखती है कि नीचे से कोई नहीं देख रहा। आज मुझे आजादी मिलेगी या फिर सब खत्म हो जाएगा। सीमा उस साड़ी को छत की लोहे की रेलिंग से कई बार लपेटकर गांठ मारती है। साड़ी को नीचे लटकाती है। सीमा डरते डरते साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ती है, पैर रेलिंग पर रखती है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है और पैर जमीन पर लगते ही वो भागने लगती है। वो तेज तेज दौड़ती है, सांस फूल रही है लेकिन रुकती नहीं है। तभी कुछ गुंडे उसे अकेला देख लेते हैं। वो हंसते हुए पास आते हैं। अरे मैडम जी, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? अकेली हो? चलो हमारे साथ, अच्छी जगह पहुंचा देंगे। नहीं, छोड़ो मुझे। अरे चुप कर, चिल्लाई तो हम बहुत डालेंगे, चल हमारे साथ। गुंडे उसे जबरदस्ती एक वैन में डाल देते हैं। वो चीखती चिल्लाती है लेकिन वैन तेजी से भाग जाती है। कारखाने में पहुंचकर उन्हें जंजीरों में बांध दिया जाता है। नहीं, घर से भागी थी आजादी के लिए, यहाँ भी कैद। भगवान, अब तो मौत ही दे दो। जिंदगी में हर जगह बेड़ियां ही क्यों है? मौत जल्दी नहीं मिलेगी, पहले बहुत काम करवाएंगे तुझसे। वो गुंडे सीमा को बेड़ियों में बांध देते हैं। इसी बीच एक एनजीओ जो लड़कियों की ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करता है, उनके रैकेट की तलाश में था। एनजीओ की लीडर सीमा की बचपन की टीचर थी। वो पुलिस के साथ उसी कारखाने में छापेमारी करती है और टीचर सीमा को देखते ही पहचान लेती है। सीमा बेटी, तू यहाँ? मैं तेरी टीचर हूँ, याद है? अब डर मत, हम तुझे आजाद करवाएंगे। पुलिस रेड डालती है, गुंडे पकड़े जाते हैं, सीमा की जंजीरें खोली जाती हैं। कमला जी पुलिस से बात करके सीमा को अपने साथ ले आती है। सबसे पहले वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां उनका बेटा राहुल डॉक्टर है। राहुल अपनी माँ के एनजीओ के काम में भी मदद करता है। हॉस्पिटल पहुंचकर राहुल सीमा को देखता है। उसका दिल दुख से भर जाता है लेकिन वो प्रोफेशनली मरहम पट्टी शुरू करता है। सीमा के घाव साफ करता है, दवा लगाता है और इंजेक्शन देता है। इस दौरान राहुल सीमा से धीरे धीरे बात करता है ताकि वो सहज महसूस करे। सीमा, दर्द तो नहीं हो रहा? ये घाव गहरे हैं लेकिन ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत देखकर लगता है तुम बहुत मजबूत हो। माँ ने बताया तुम्हारी स्टोरी। डॉक्टर साहब, थैंक यू। मरहम पट्टी के दौरान राहुल को सीमा पसंद आने लगती है। इलाज के बाद सीमा को थोड़ी राहत मिलती है। कमला जी सीमा को एनजीओ ले जाती हैं जहां लड़कियों के लिए सुरक्षित शेल्टर है। वहां सीमा को एक कमरा मिलता है लेकिन राहुल रोजाना एनजीओ आता है सीमा को देखने के बहाने। वहीं दूसरी तरफ आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ? मुझे पुलिस के कंप्लेन करनी होगी। हाँ पापा, अगर वो चली गई तो घर के काम कौन करेगा? मुझसे तो उम्मीद ही मत करना। अरे अच्छा हुआ मेरी बच्ची यहाँ से चली गई। अरे कम से कम इतनी 36 बेड़ियों से आजाद तो हुई। सीमा के चाचा चाची पुलिस में कंप्लेन कराते हैं जहां से उन्हें पता चलता है कि सीमा कमला जी के एनजीओ में है। लेकिन दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं और एनजीओ वालों को झूठ बोलकर यकीन दिलाते हैं कि सीमा उनकी बेटी जैसी है और घर से भाग गई थी। कौन हो आप? सीमा से क्या रिश्ता है?
मैडम, हम सीमा के चाचा चाची हैं। वो हमारी बेटी जैसी है। उसके माँ बाप की मौत हो के बाद हमने ही पाला है। घर से झगड़े में भाग गई थी। हम बहुत परेशान थे। पुलिस को भी बताया था। ये देखिए, हमारे पास उनके जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी है और घर की फोटोज जहां वो हमारे साथ रहती थी। वो बच्ची है, गुस्से में भाग गई, लेकिन अब हम उसे वापस ले जाना चाहते हैं। घर में सब उसका इंतजार कर रही है। हाँ मैडम, वो हमारी लाडली है। हमने कितना प्यार दिया है उसे। बाहर गुंडों ने पकड़ लिया, लेकिन अब वो सुरक्षित है। प्लीज हमें ले जाने दो। एनजीओ वाली दस्तावेज देखकर और सीमा से पूछते हैं। सीमा डर से कुछ नहीं कहती, बस सिर झुकाकर हामी भर देती है। वो जानती है कि मना करने पर और ज्यादा टॉर्चर होगा। कमला जी को शक होता है, लेकिन कानूनी तौर पर रिश्तेदार होने के सबूत देखकर उन्हें जाने देना पड़ता है। चाचा चाची सीमा को घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही टॉर्चर शुरू हो जाता है। अच्छा, भाग गई थी, अब देख तेरी क्या हालत बनाती हूँ। तुझे जंजीरों में फिर बांधूंगी और पहले से ज्यादा काम करवाऊंगी। बाहर की हवा लग गई ना। चाची प्लीज माफ कर दो, मैं नहीं भागूंगी अब। चुप। जब रोजाना घर का काम करेगी, घर साफ करेगी, और अगर एक शब्द भी बोली तो या घर से भागने के बारे में भी सोचा तो समझी। सीमा फिर से पुरानी कैद में फंस जाती है। जंजीरें, मारपीट, भूखा रखना सब शुरू हो जाता है। इधर राहुल, जो सीमा को पसंद करने लगा था, एनजीओ में उसे देखने जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो चली गई। कमला जी बताती हैं कि उसके रिश्तेदार ले गए। राहुल चिंतित हो जाता है। वो चुपके से सीमा के घर की तरफ जाता है। उसके बारे में पता लगाने के लिए उसके घर के बाहर छिपकर देखता है। राहुल घर की खिड़की से झांकता है और देखता है कि चाचा चाची सीमा को टॉर्चर कर रहे हैं, उसे जंजीरों में बांधा है, मार रहे हैं और काम करवा रहे हैं। राहुल तुरंत पुलिस को बुलाता है। हेलो पुलिस, यहाँ एक घर में लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है, प्लीज जल्दी आइए। पता है। पुलिस आती है। राहुल उन्हें बताता है, लेकिन चाचा चाची मुकर जाते हैं और सीमा उनके डर से चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। सर, ये डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। सीमा हमारी बच्ची है, घर का काम कर रही है। यहाँ हम उसके साथ कोई टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। बेटा बता ना, हम तेरे साथ अच्छा करते हैं ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, चाचा चाची बहुत अच्छे हैं। तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया है। हाँ, तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने का कोई सबूत नहीं है। ये लड़की खुद कुछ नहीं कह रही है। अगली बार बिना सबूत के मत बुलाना, वरना केस तुम पर बनेगा। पुलिस चली जाती है। राहुल निराश होकर घर लौटता है। वो अपनी माँ कमला जी से सब बताता है। माँ, मैं सीमा से प्यार करता हूँ, वो टॉर्चर सह रही है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, वो डर से चुप है। बेटा बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। पुलिस को प्रूफ चाहिए। तू कुछ रिकॉर्ड कर, वीडियो बना, फिर दिखा। राहुल माँ की बात मानता है। वो चुपके से सीमा के घर के आसपास स्टॉक करता है, छिपकर वीडियोस बनाता है, टॉर्चर के सीन रिकॉर्ड करता है जिनमें सीमा जंजीरों में बंधी है, उसके साथ मारपीट हो रही है और उसे भूखा रखा जा रहा है। वो वीडियो तैयार करके पुलिस को दिखाता है। सर, ये देखिए वीडियो, अब तो सबूत है, सीमा को टॉर्चर किया जा रहा है, प्लीज एक्शन लीजिए। पुलिस अब गंभीर हो जाती है। वो घर पर रेड डालती है, जांच करती है, सीमा की स्टोरी सुनती है और उसके चाचा चाची, दादी, अजय और प्रिया को गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट में केस चलता है। उन्हें जुर्माना और सजा मिलती है। सीमा को आजाद कराया जाता है। अब राहुल सीमा को प्रपोज करता है। सीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करोगी मुझसे? मैं तुम्हें वो आजादी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। कोई बंदिश नहीं होगी, सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। राहुल, तुमने मुझे 36 बेड़ियों से आजाद कराया। हाँ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मैं हमेशा से एक बेटी चाहती थी और मुझे सीमा के रूप में वो भी मिल गई। चलो तुम्हारी शादी की तैयारी करते हैं। दोनों की शादी तय हो जाती है। कमला जी खुशी से तैयारी शुरू करती है। मंदिर में 7 फेरे होते हैं, फूलों की मालाएं आती हैं और दूसरी लड़कियां जो एनजीओ में रहती हैं सब सीमा को हल्दी मेहंदी के लिए तैयार करती हैं। सारे फंक्शन एनजीओ में होते हैं। उसके बाद शादी वाले दिन कमला जी सीमा को लाल साड़ी पहनाती हैं और दोनों की शादी होती है और विदा होने की। बहू, आज से ये घर तेरा है। यहाँ तुम्हें कोई जंजीर नहीं मिलेगी, कोई डर नहीं होगा, बस प्यार ही प्यार मिलेगा। शादी के बाद सीमा पहली बार ससुराल में कदम रखती है। उसका घर सजा हुआ है। राहुल उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। सीमा के पैर जमीन पर रखते ही वो घर को देखकर भावुक हो जाती है। आप लोगों ने मुझे 36 बेड़ियों से आजाद कराया। मेरा मायका मेरे लिए कैद था, पर मुझे गुंडों की कैद मिली थी। लेकिन ये ससुराल, ये मेरा 36 बेड़ियों से आजाद करने वाला ससुराल है। यहाँ मुझे पहली बार लगा कि मैं इंसान हूँ, कोई बोझ नहीं। थैंक यू, सच में थैंक यू। अब से हर दिन तुझे स्पेशल फील कराऊंगा। कोई काम नहीं होगा, कोई जंजीरें, कोई बंदिशें नहीं होंगी, बस खुशी ही खुशी होगी। शादी के बाद सीमा राहुल के साथ खूबसूरत पल बिताती है। एक शाम दोनों पार्क में जाते हैं। राहुल सीमा को आइसक्रीम खिलाता है। राहुल, पहले मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई इतनी खुशी से। पहले तो बस मुझे रोटी दाल मिलती थी खाने को, और वो भी बासी। अरे हम हर दिन नई चीज ट्राई करेंगे। कल मूवी देखेंगे, परसों शॉपिंग।
तुम्हारा जो भी मन करेगा हम वो सब करेंगे। राहुल और सीमा खुशी से एंजॉय करते हैं और एक और दिन दोनों हिल स्टेशन पर हनीमून के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर सैर करते हुए ठंडी हवा में। देखो कितनी आजादी है यहाँ, कोई डर नहीं है, कोई जंजीर नहीं है, बस तुम और मैं है यहाँ। आई लव यू राहुल। ये आजादी हमेशा रहेगी, मैं वादा करता हूँ। शादी के बाद सीमा और राहुल की जिंदगी खुशियों से भर जाती है, लेकिन कुछ महीनों बाद कोर्ट से खबर आती है कि चाचा चाची ने जुर्माना भर दिया है और जेल से छूट गए हैं। वो लोग अब भी उसी घर में रह रहे हैं जहां सीमा की प्रॉपर्टी है। वो घर जो उसके माँ बाप ने छोड़ा था, सीमा को पता चलता है तो वो चिंतित हो जाती है। राहुल, चाचा चाची छूट गए, वो लोग अभी भी मेरे माँ बाप के घर में रह रहे हैं। वो प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे हक नहीं दिया। अब क्या होगा? दादाजी भी वहाँ अकेले हैं। चिंता मत करो सीमा, हम वकील से बात करेंगे, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करवाएंगे और दादाजी को यहाँ लाएंगे। चाचा चाची को बाहर निकलना पड़ेगा, कानून हमारे साथ है। राहुल और सीमा वकील से मिलते हैं। वकील बताता है कि प्रॉपर्टी सीमा के माँ बाप की वसीयत से उसके नाम है, लेकिन चाचा चाची ने धोखे से कब्जा कर रखा है। कोर्ट में केस दायर किया जाता है। कुछ हफ्तों बाद सुनवाई होती है। चाचा चाची कोर्ट में बहाने बनाते हैं, लेकिन वीडियो सबूत और सीमा की गवाही से वो हार जाते हैं। कोर्ट आदेश देता है कि प्रॉपर्टी सीमा के नाम ट्रांसफर हो और चाचा चाची को घर खाली करना पड़ेगा। अरे जज साहब, ये घर हमारा है, हमने पाला है इसे, प्रॉपर्टी हमारी मेहनत से बनी है। हाँ, हमने कितना किया है इसके लिए, अब हमें बाहर निकालेंगे। नहीं, ये घर मेरे माँ बाप का है। आपने मुझे कैद रखा, टॉर्चर किया, अब मुझे मेरा हक मिलेगा। कोर्ट का फैसला सीमा के हक में आता है। चाचा चाची को जुर्माना और भरने पड़ता है और घर खाली करने का आदेश मिलता है। पुलिस की मदद से वो लोग बाहर निकाले जाते हैं और फिर राहुल, दादाजी का क्या होगा? वो अकेले हैं वहाँ। चाचा चाची तो सजा काट रहे हैं, लेकिन दादाजी वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, बस अपाहिज होने की वजह से कुछ कर नहीं पाए। मुझे उनको यहाँ लाना है। चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ, दादाजी को यहाँ लाऊंगा, वो अब हमारे साथ रहेंगे। अगले दिन राहुल सीमा के साथ दादाजी के पास जाता है। दादाजी अब थोड़े बेहतर हैं, लेकिन अकेले हैं। राहुल उन्हें समझाता है, दादाजी सीमा बहुत याद करती है आपको, अब वो मेरी पत्नी है, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें, घर में सब खुश रहेंगे। अरे बेटा, सच में मेरी पोती खुश है तो मैं चलता हूँ, बस उसका चेहरा देख लूं। दादाजी, अब सब ठीक है, आप यहाँ रहेंगे, कोई मारपीट नहीं, कोई बंदिश नहीं, बस प्यार ही प्यार है। और अब वो घर भी हमारा है, प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है, चाचा चाची को उनकी सजा मिल गई है। अब आप हमारे साथ रहिए, वहाँ कोई डर नहीं है। मेरे पास मेरा 36 बेड़ियों से आजाद कराने वाला ससुराल है। बेटी तो खुश है, बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा है। दादाजी सामान पैक करते हैं। सीमा घर को देखती है, वही जगह जहां उसकी कैद शुरू हुई थी, लेकिन अब वो आजाद है। वो प्रॉपर्टी के पेपर साइन करती है और घर को एनजीओ के लिए डोनेट करने का फैसला करती है। सीमा, राहुल और दादाजी ससुराल लौटते हैं। घर में सब खुशी से रहते हैं। सीमा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एनजीओ के लिए करती है, वहां लड़कियों के लिए शेल्टर बनाती है। अब सब बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये मेरे मम्मी पापा की प्रॉपर्टी मेरे नाम है, मेरे दादाजी मेरे साथ है और तुम और मम्मी जी भी मेरा परिवार है। यही मेरी आजादी है। हाँ, और हमेशा रहेगी। अब घर में चारों तरफ खुशी है। सुबह राहुल और सीमा मिलकर चाय बनाते हैं। कमला जी दादाजी के लिए दवा लाती हैं। शाम को सब साथ बैठकर बातें करते हैं, हंसते हैं। सीमा एनजीओ में काम करने लगती है, दूसरी लड़कियों को मदद करती है। राहुल उसका साथ देता है। राहुल, पहले मैं सोचती थी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन तुमने, सासू माँ ने, दादाजी ने, सबने मुझे नई जिंदगी दी। अब मैं सच में आजाद हूँ। और हमेशा रहोगी, हम साथ हैं। सीमा की 36 बेड़ियां अब सिर्फ एक पुरानी याद बन गई हैं। सीमा अब प्यार, सम्मान और आजादी में जी रही है। उसका ससुराल सच में उसका स्वर्ग बन चुका है।